हेलो। नमस्कार भाई, जय हिंद। सभी लोगों को मोस्ट वेलकम है आज के सेशन में। आ जाओ फटाफट से कमेंट में, क्या हाल चाल है। आ जाओ आ जाओ। क्या हाल चाल है आप लोगों के। क्लास आप लोगों की लाइव हो चुकी है। और कैसे हो आप? मैं एकदम बढ़िया हूँ, मस्त हूँ एकदम। आप बताओ कैसे हो। समस्या गंभीर चल रही है यहाँ पे। हम्म। कल 31 जुलाई को जो प्रोटेस्ट था वहाँ पे, पूछो ही मत क्या हालत की है इन्होंने। और क्लास लाइव है, तारीख आज 1 अगस्त है, तो तसल्ली से पढ़ना। पता चला कि मुझे आधा टाइम इसी में निकल के मार कर कहाँ भाई, आधा टाइम इसी में निकल जाए कि क्लास लाइव है या रिकॉर्डेड है। मार कर ही हो गया। क्या आप भी एसएससी प्रोटेस्ट में गए थे? बिल्कुल गए थे भाई साहब। चोरों की तरह भाग के तो पिटने से बचे थे। बहुत मिसबिहेव किया, बहुत गंदे तरीके से। कौन कौन सी पिंड करा दी, एक बार दिखाना। कल, हाँ बिल्कुल 31 जुलाई को। पीछे करियो। सिरों को विंड हो गई। और पीछे कर। और पीछे कर। ठीक है। नहीं नहीं, करा दिए तो। विंड वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया आपका, नया टॉपिक हेडिंग डालो। फटाफट से हेडिंग डालो। प्रेसिपिटेशन। हिंदी में इसको कहा जाता है प्रेसिपिटेशन को, वृष्टि। प्रेसिपिटेशन का मतलब क्या होता है, इस बात को समझना। ठीक है। हमारे एटमॉस्फेयर में जो वेपर का अमाउंट होता है उसको ह्यूमिडिटी कहा जाता है। एटमॉस्फेरिक वेपर का वापस से अर्थ सरफेस पर गिरना क्या कहलाएगा? तो आपका आंसर होगा, इसी का अर्थ सरफेस पर गिरना ही प्रेसिपिटेशन कहलाएगा। अब बात आती है कि कितने तरीके से गिर सकता है अर्थ सरफेस पे। तो इसके गिरने का जो तरीका होता है, वो गिरने का तरीका हो सकता है, 2 से 3 तरीके हो सकते हैं। जैसे पहला तरीका हो सकता है गिरने का कि लिक्विड फॉर्म में ड्रॉप्स के रूप में वो नीचे गिरे। दूसरा तरीका हो सकता है बर्फ के रूप में गिरे। और तीसरा तरीका हो सकता है कि वो ओले के रूप में गिरे। तो प्रेसिपिटेशन 3 प्रकार का होता है। रेनफॉल प्रेसिपिटेशन का ही एक सब पार्ट है। ये बात हमें अच्छे से ध्यान में रखनी है। आगे बात समझ में, देखो ध्यान से। प्रेसिपिटेशन का मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा फॉल डाउन ऑफ वेपर ऑन अर्थ सरफेस। किसकी फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड और सॉलिड। ठीक है। यानी कि तरल अथवा ठोस रूप में। वाष्प का सतह पर गिरना। ठीक है। वाष्प का किस पर गिरना? सतह पर गिरना क्या कहलाता है? वृष्टि कहलाता है।
इसे क्या कहा जाता है? वृष्टि कहा जाता है। ओके, अब ध्यान से सुनना, इस वृष्टि के कितने प्रकार हो सकते हैं? तीन। एक हो सकता है रेनफॉल, एक हो सकता है हेलफॉल, और एक हो सकता है स्नोफॉल। वर्षा, ओलावृष्टि, हिमवृष्टि। वर्षा या जल वृष्टि, तीन तरीके से होगा। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें किसकी, तो तब आपका आंसर होगा रेनफॉल की। रेनफॉल का मतलब क्या है, मैं इसकी डेफिनेशन लिखता हूं, देखो ध्यान से। रेनफॉल की डेफिनेशन में यहां लिखता हूं, क्या होगी? रेनफॉल की डेफिनेशन होगी फॉल डाउन ऑफ वेपर एज लिक्विड ड्रॉप ऑफ वाटर। आगे बात समझ में? रोहित शर्मा कमेंट कर रहे हैं, क्या सर दिल्ली इलेक्शन हो गई क्या आपके? बेटा मेरे छोड़ अपनी सोच। और दूसरी बात, कंटेंट से मतलब होना चाहिए, समझ में आना चाहिए। अगर कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो उसका डाउट पूछ। आगे बात समझ में? फिलॉसफी झाड़ने में कुछ नहीं रखा। क्या फर्क पड़ता है इस बात से, बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो लाइव सेशन अटेंड नहीं करते हैं, वो शाम को 1.5 स्पीड करके अपनी क्लास देखते हैं और अपना सिलेबस पूरा कर रहे हैं। तो मेरा तो ये मानना है कि आपका सिलेबस अच्छे से पूरा होना चाहिए। अगर आपका सिलेबस में कंटेंट को लेकर के डाउट आपको ये है कि भाई मुझे ये चीज समझ में नहीं आई, या सर आपने इस वाले टॉपिक को थोड़ा कम पढ़ाया है, एक्सप्लेन नहीं कराया है, सर इस वाले टॉपिक को दोबारा पढ़ा दो, अगर ये समस्या है तो आप मुझे बता सकते हो। ठीक है, बाकी सिस्टम में कैसे चीजें चल रही हैं क्या है, मुझे नहीं लगता कि आपको इतना दिमाग लगाने की जरूरत पड़नी चाहिए। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? फॉल डाउन ऑफ वेपर एज लिक्विड ड्रॉप ऑफ, फॉल डाउन ऑफ वेपर एज लिक्विड ड्रॉप ऑफ वाटर। ठीक है, यानी कि वाष्प का, जल की बूंदों के रूप में गिरना, क्या कहलाता है? इसी को वर्षा, या फिर इसी को नाम दिया जाता है वर्षा या जल वृष्टि कहा जाता है। ठीक है जी, अब ध्यान से सुनना, इसमें होता क्या है, मैंने कहा कि जो वेपर है, ये वेपर किसकी फॉर्म में गिरती है? वाटर ड्रॉप्स की फॉर्म में गिरती है। ठीक है, अब इस रेनफॉल के कितने टाइप होते हैं? सबसे पहला टाइप होता है इसका कन्वेक्शनल, दूसरा टाइप होता है ओरोग्राफिक, और तीसरा टाइप होता है इसी का साइक्लोनिक। ठीक है, एक होता है संवहनीय वर्षा, चक्रवाती वर्षा। अब नेक्स्ट स्टेप में हम तीनों के बारे में समझने वाले हैं। ओके,
नोट हुआ? चलो आगे बढ़ते हैं, देखो ध्यान से। अगर मैं रेनफॉल की बात करूंगा आपसे, तो कॉन्सेप्ट एक ही है। होगा कैसे? सबसे पहले वेपर है, ठीक है। जो ये वेपर है, इस वेपर का टेम्परेचर क्या होना चाहिए? टेम्परेचर लो होना चाहिए। आगे बात समझ में? जो वेपर है, कहां मिला था? कलाकार हैं यार अलग। जो वेपर है, वेपर का जो टेम्परेचर है वो कम होगा सबसे पहले, ठीक है। ओशियन करंट किस टॉपिक में आता है? ओशियन के साथ आएगा, करा दिया होगा, नहीं कराया होगा तो कराएंगे आगे, ठीक है। एसएससी का क्या हुआ सर? एसएससी का हुआ यह है, आज भी प्रोटेस्ट है, ठीक है। और देखते हैं क्या है, क्या रिजल्ट निकलता है। कल तो भाग भूग के आगे। यहां अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहली बात जो मैं अभी आपको बता रहा था, वेपर है, इसका टेम्परेचर डाउन होना चाहिए। जब इसका टेम्परेचर डाउन होता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है किस में? कन्वर्ट इनटू वाटर ड्रॉप्स। जल की बूंदों में बदलता है। अब जब इसका टेम्परेचर डाउन होगा, ये जल की बूंदों में बदलेगा, तो ध्यान से सुनना मेरी बात को, इस प्रोसेस को क्या कहा जाएगा? कंडेंसेशन कहा जाएगा, ठीक। संघनन कहा जाएगा। तो हमें यहां से यह पता चलता है कि जो संघनन की प्रक्रिया है, इस संघनन की प्रक्रिया से ही बादलों का निर्माण होता है। इससे क्या होता है? बादलों का निर्माण होता है। संघनन की प्रक्रिया से क्या होता है? बादलों का निर्माण होता है। और साथ ही साथ बादलों का निर्माण होगा, वर्षा होगी। लेकिन बात यह फंस रही है कि टेम्परेचर लो होना चाहिए। और लो टेम्परेचर हमें कहां मिलेगा? सरफेस के पास में या हाइट पर? हाइट पर मिलेगा हमें, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं हमारे ट्रोपोस्फियर में, जब हम हाइट के अकॉर्डिंग ऊपर जाते हैं तो हाइट के अकॉर्डिंग ऊपर जाने पर जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज होता है। तो यही कारण है कि क्लाउड ज्यादातर कहां बनेंगे? तो क्लाउड जो बनेंगे ज्यादातर वो बनेंगे कहां पर? तब आपका आंसर होगा ये बनेंगे सर कहां पे? ये बनेंगे ज्यादातर कहां? ऊंचाई पर। बात समझ में आई या नहीं आई? अब सबसे पहला टाइप देखो आप, इसमें क्या है। अच्छा एक बात बताओ बेटा, आपसे मैं एक बात पूछना चाह रहा हूं। क्या इस बात से फर्क पड़ता है कि क्लास लाइव है या रिकॉर्डेड है? भाई दो चीज है। आप मुझे क्लियर बताओ, मैं उसी के अकॉर्डिंग आपका आगे काम करता हूं। क्या ये चीजें भी मैटर करती हैं, या फिर सीधा हमारा फोकस कंटेंट पर होना चाहिए? और कंटेंट में हमें जो समझ में नहीं आ रहा है, मान लो इस क्लास में हमारा डाउट क्लियर नहीं हुआ, हम अगली वाली क्लास में डाउट पूछ लेंगे और टीचर से डिस्कस कर लेंगे कि सर ये पॉइंट समझा दो। मतलब हमारा मेन मोटिव क्या होना चाहिए? हमारा मेन मोटिव ये होना चाहिए कि हमें टॉपिक आना चाहिए, एग्जाम में हमारे क्वेश्चन टिक होने चाहिए। या फिर मैं दोनों ऑप्शन दे रहा हूं, एक ए ऑप्शन है एक बी ऑप्शन है, आप किस पे जाकर के आपकी प्रीफरेंस रहेगी? आप बताओ, मैं उसी के अकॉर्डिंग चलूंगा। या फिर ये कि नहीं सर हमें ये चीज चाहिए, ये प्राइमरी है हमारे लिए और ये सेकेंडरी है? बता दो आप। फर्स्ट सेकंड या ए या बी? मैं तो कभी लाइव कभी रिकॉर्डेड देखता हूं, वेरी गुड। बिमलेश का कमेंट आ रहा है बी, कंटेंट। आर्यन का कमेंट आ रहा है लाइव कंटेंट बढ़िया रहता है, थोड़ा सा सर क्या नाम है इंटरेक्शन भी होता है, ठीक है कोई इशू नहीं, अपने अपनी आप जो बताना चाह रहे हो। सिलेबस होना चाहिए। भर भर के कमेंट आ रहे हैं बी ऑप्शन। बी ऑप्शन इज प्राइमरी, बी ऑप्शन इज प्राइमरी। ठीक है।
मैं जस्ट पूछना चाह रहा हूं, मैं ये नहीं कहना चाह रहा आपसे कि मैं रिकॉर्डेड दूंगा या फिर मैं लाइव दूंगा ये वो। आगे बात समझ में? मैं आपसे कह रहा हूं आपके डाउट के लिए मैं स्टेप बाय स्टेप क्लासेस भी लेता रहूंगा। रही बात ये कि हमें पीवाई क्यू लगाए, हम क्या नाम है, अभी तक हमारे पीवाई क्यू नहीं लगे हैं, क्या है? मैंने क्या बोला था आपसे, एक तरफ से सिलेबस को पूरा होने दो। सिलेबस पूरा हो जाएगा, फिर आपके पास भी टाइम होगा, मेरे पास भी टाइम होगा, हम डेली लाइव प्रैक्टिस चला लेंगे। और कहीं इधर उधर नहीं, आपके बैच में ही चला देंगे, सारे के सारे पीवाई क्यू उठा के करवा देंगे। ये बात मैंने पहले दिन भी बोली थी, आज भी बोल रहा हूं, मुझे याद है। सिलेबस तो पूरा होने दो, उससे पहले हाय तौबा मचाओगे क्या होगा भाई? आपका भी टेंशन डाइवर्ट, मेरा भी डाइवर्ट, क्या फायदा हुआ? ठीक है, तो परेशान मत हो। कंटेंट आपको वो दिया जा रहा है जो आपको फील हो रहा होगा, और नहीं तो आगे जो चैप्टर आएंगे उनमें और फील करा देंगे। सबसे पहला टाइप देखो अब इसमें, कॉन्वेक्शनल रेनफॉल। अगर मैं कॉन्वेक्शनल रेनफॉल की बात करूंगा तो इसी को हिंदी में कहा जाता है संवहनीय वर्षा। सर कहां होती है ये संवहनीय वर्षा? देखो कितना अच्छा कमेंट लिखा हुआ उन्होंने, एग्जाम क्रैक करना है कैसे भी हो, बस मुद्दे की बात पे रहना चाहिए ना। संवहनीय वर्षा कैसे होगी? जब टेम्परेचर होगा बहुत ज्यादा। ठीक है, तापमान कैसा है? तापमान है ज्यादा। आगे बात समझ में? सर आपसे पढ़ने के बाद मैं घटना चक्र भी पढ़ रहा हूं, कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे से क्लियर हो रहा है। बिल्कुल होगा, क्यों परेशान हो? तापमान अत्यधिक है, ऐसी स्थिति में क्या होगा, जो एयर है ना, एयर वार्म होगी और फिर राइज अप होगी। अभी डायरेक्ट तो राइज अप होगी नहीं, ठीक है, मतलब राइज अप अगर हो रही है तो खाली तो जाएगी नहीं, ये अपने साथ वेपर को भी लपेट के ले जाएगी। आगे बात समझ में? यानी कि वायु गर्म होकर वाष्प के साथ ऊपर उठती है। ठीक है, वायु गर्म होकर के क्या होगा, वाष्प के साथ ऊपर उठेगी। और जब वायु गर्म होकर वाष्प के साथ ऊपर उठेगी तो हमें यह बात पहले ही पता है कि हाइट पर टेम्परेचर कम या ज्यादा? हाइट पर टेम्परेचर जो होगा वो होगा लो, और लो टेम्परेचर होने पर क्या होगा, कंडेंसेशन। क्या होगा, संघनन होगा। और क्या बनेंगे, क्लाउड। और क्या होगी, रेन। तो इस पूरे मैटर को समझने के बाद हमें एक बात समझ में आती है कि जो ये कॉन्वेक्शनल रेनफॉल है, ये कॉन्वेक्शनल रेनफॉल कहां होगी, तो तब आपका आंसर होगा ये सिर्फ और सिर्फ वहां होगी जहां टेम्परेचर जो है वो कैसा है, ज्यादा है। जहां टेम्परेचर ज्यादा होगा ये वहीं पर पॉसिबल होगी। और पूरे के पूरे ग्लोब पर जब आप देखोगे तो पता चलेगा कि टेम्परेचर ज्यादा कहां रहता है, तो आप तुरंत बता पाओगे कि सर टेम्परेचर ज्यादा रहता है। कौन है भाई? टेम्परेचर ज्यादा कहां देखने को मिलता है, विषुवत रेखीय क्षेत्र में। और हमारे इंडिया में कहां पर कब होता है ऐसा? इंडिया में होता है समर सीजन में। अच्छा एक बार सारे लोग कमेंट करके बताओ समझ में आया नहीं आया? ठीक है,
अब मेरी बात को क्लियर समझना, यहां पर ये डेली रेनफॉल होती है, और इंडिया में समर सीजन में होती है बस। ठीक है, नोट कर दो फटाफट से। फिर हम सेकंड टाइप पढ़ेंगे। एक बार कमेंट करके बताओ सारे लोग यहां तक पूरा क्लियर है? तो आगे से इस चीज का विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। अगर आप किसी भी क्लास को लेकर के कोई दिक्कत है भी आपको कि क्लास रिकॉर्डेड है या कोई डाउट है आपका, तो उस चीज में बजाय फालतू की हाइप क्रिएट करने के, ठीक है, परेशान होने के अपने आप को, अगली क्लास में उस चीज को डिस्कस कर लिया करो। ठीक है, और ऐसा नहीं है आपको अच्छे से पता है कि सारा सिलेबस रिकॉर्डेड चला है आपका या फिर आगे चलेगा। कोई कोई दिन ऐसा हो जाता है, अदरवाइज हम लोग लाइव ही क्लास अटेंड करते हैं। और आप इस बात को याद करो, शुरुआत में कितने अच्छे तरीके से हमने टॉपिक पढ़े हैं, सारी चीजें भूल गए? इतने बेवफा हो? आ जाओ, चलो सेकंड टाइप पे। ओरोग्राफिक रेनफॉल, पर्वतीय वर्षा। अब इस चीज को समझना, और हम विद एग्जाम्पल समझाएंगे आपको। पहले बहुत तारीफें करते थे, एकदम से तुम्हारा मुंह चढ़ गया अब, हैं? ये कंडीशन है। अब समझना जो मैं बताना चाह रहा हूं आपको, यहां होगा क्या। यहां से ये हवाएं ऐसे यूं आगे चलेंगी, और जब ये हवाएं आगे चलेंगी यहां से, तो इसके सहारे सहारे ये ऊपर उठेंगे। क्लियर है? ये क्या होगा, ये हवाएं ऐसे यूं ऊपर की तरफ उठती हैं। और इसका भी कॉन्सेप्ट वही है, जब ये ऊपर उठेंगी तो टेम्परेचर डाउन होगा, सीधा क्या बनेगा यहां पे, क्लाउड, और यहां पे फिर सीधा क्या होगी, रेनफॉल। ठीक, तो इधर रेनफॉल होगी, बिल्कुल होगी। और जैसे ही ये हवाएं यहां से नीचे उतरेंगी, नीचे उतरने पर टेम्परेचर बढ़ेगा। जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या क्लाउड बनेगा? नहीं बनेगा। क्या रेनफॉल होगी? नहीं होगी। तो इससे हमें यह पता चलता है कि जो हवाएं हैं वो एक तरफ ही माउंटेन पर वर्षा कराएंगी, दूसरी तरफ वर्षा नहीं कराती हैं। जिधर वर्षा नहीं होती है उसे कहा जाता है रेनफॉल शैडो रीजन। रेनफॉल शैडो रीजन। ठीक है, क्या कहा जाता है इसको? इसी कहा जाता है वृष्टि छाया क्षेत्र। तो हमें यहां से एक बात पता चलती है, पर्वतों पर एक तरफ ही वर्षा होगी, ना कि दोनों तरफ। और इसका एग्जाम्पल आप ले सकते हो क्या, जैसे मैं इधर लिखता हूं। अच्छा, इस वाले रीजन को कहा जाता है विंड वार्ड रीजन। अब ध्यान से सुनना, इधर पड़ता है मासिन राम, सुना है आप लोगों ने, मेघालय का, जहां बहुत ज्यादा वर्षा होती है। तो आपसे पूछेगा मासिन राम में बहुत ज्यादा वर्षा होती है, लेकिन इसी के पास में एक जगह है जिसका नाम है शिलोंग। आगे बात समझ में? शिलोंग में वर्षा कम होती है। तो कारण क्या बताना है आपको, क्योंकि शिलोंग किस में आता है, वृष्टि छाया क्षेत्र में आता है। आपसे कहेगा कि मुंबई जो है, मुंबई में वर्षा होती है खूब, लेकिन इसी के रेस्पेक्ट में अगर देखा जाए तो पुणे में वर्षा होती है कम। क्यों? क्योंकि पुणे कहां पर है, वृष्टि छाया क्षेत्र में है। आपसे कहेगा कि जो वेस्टर्न घाट है हमारे इंडिया का, वहां पर वर्षा ज्यादा होती है। वेस्टर्न घाट की कौन सी साइड, वेस्ट साइड।
जबकि इसी घाट की जो ईस्ट साइड है वहां पर रेनफॉल कम होती है। तो कारण आपको क्या बताना है, क्योंकि ये कहां पर है, रेनफॉल शैडो रीजन में है। आगे बात समझ में। तो एक तरफ ही वर्षा होती है पर्वतों की, जिधर नहीं होती है उसको रेनफॉल शैडो रीजन कहा जाता है। स्वामिश कुमार के नाम से कमेंट आ रहा है, मैकेनिकल वेदरिंग क्या है, प्लीज सर बताओ। मैकेनिकल वेदरिंग की अगर हम बात करेंगे तो इसका मतलब होता है फिजिकल वेदरिंग। और फिजिकल वेदरिंग का मतलब होता है टेम्परेचर के इंपैक्ट की वजह से किसी भी चट्टान का टूटना। सीधा सीधा आप इस बात को ऐसे ध्यान में रखेंगे, टेम्परेचर की वजह से, यानी टेम्परेचर बढ़ने की वजह से। वहां पे एक फ्रॉस्ट वाला कराया था मैंने, पानी जम गया, बर्फ बन गई, आयतन बढ़ा, चट्टान फट गई। इसी को कहा जाएगा मैकेनिकल वेदरिंग। यानी फिजिकल वेदरिंग और मैकेनिकल वेदरिंग दोनों सेम है। अब आ जाओ अगले पॉइंट पे, तीसरा वाला जो है साइक्लोनिक रेनफॉल। साइक्लोनिक रेनफॉल की अगर मैं बात करूंगा आपसे, तो ये रेनफॉल कैसे होगी, किसकी वजह से होगी। कॉज्ड बाय साइक्लोनिक विंड। चक्रवाती पवनों के कारण होती है। कैसे हो जाएगी चक्रवाती पवनों के कारण, तो इसके पीछे मुख्य कारण क्या है उसको समझ लेते हैं। अरावली 370 है या फिर 570 है, इस बात को लेकर के बड़ा डाउट है, दोनों जगह मैंने चेक किया है। लेकिन 370 वाला जो है वो ज्यादा जगह लिखा हुआ है। तो आप अगर 570 कहीं लिखा हो मैंने, तो उसको करेक्शन कर लेना, 370 को लेके चलो आप, क्योंकि बहुत सारी जगह दोनों ही दे रखे हैं। इसमें होता क्या है, चक्रवाती पवनें इसको वाटर वेपर को अपने साथ ऊपर ले जाती हैं। ठीक है। आगे वही सेम प्रोसेस, टेम्परेचर डाउन, क्लाउड और रेनफॉल। ठीक है। अभी लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड नहीं पढ़ाए हैं, जब आपको सोलर सिस्टम पढ़ाएंगे ना वहां पे करवाएंगे। हो गया यहां तक। अब देखो स्नोफॉल कैसे होती है, पहले हेलफॉल देखो। हेलफॉल कैसे होगा, जैसे ये बादल है, यहां से वर्षा की बूंदें टपक रही हैं, और यहां कोई हवा है, और ये हवा कैसी है, कोल्ड है, कोल्ड है, कोल्ड है। ऐसी सिचुएशन में होगा क्या, ध्यान से सुनना। ये हवा यहां जमेगी पहली बार, फिर दूसरी बार जमेगी, फिर तीसरी बार जमेगी, और तीसरी बार में यही ठोस होकर के ओले में बदल जाएगी। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, ध्यान से सुनना। रेन ड्रॉप पासिस थ्रू कोल्ड एयर। वर्षा की बूंद
ठंडी वायु से गुजरती है, फिर क्या होगा? जब ये ठंडी वायु से गुजरती है तो ऐसी कंडीशन में ये कन्वर्ट हो जाती है किस में? कन्वर्ट इनटू हेल। ये ओले में बदल जाती है, और यही क्रिया बार बार होती है। इसी के रिपीट होने पर क्या होता है? जो ओले का साइज है वो इंक्रीज हो जाता है, यानी जहां वर्षा है वहां ओले पड़ सकते हैं। और जब ये स्मॉल साइज में होता है तब इसको एक नाम दिया जाता है, और वो नाम होता है स्लीट। ठीक है, आगे अगर मैं बात करूंगा तो अगला पॉइंट होगा स्नोफॉल। स्नोफॉल कहां होगा? बहुत कम तापमान पे। टेम्परेचर कैसा है? वेरी लो। तापमान कैसा है? तापमान बहुत कम है। आगे बात समझ में? तापमान कैसा है? बहुत कम है। जब टेम्परेचर बहुत कम है तो ऐसी सिचुएशन में होगा क्या? ध्यान से सुनना। जो वेपर है ये डायरेक्ट कन्वर्ट होगा किस में? डायरेक्ट कन्वर्ट इनटू स्नो। जो वाष्प है, वाष्प क्या करेगा? वाष्प सीधे बर्फ में बदलता है। अब बात आती है कि जो ये लो टेम्परेचर है ये कहां पर मेंटेन हो सकता है? प्लेन एरिया में या माउंटेनियस एरिया में? तो ये होता है हाई माउंटेनियस एरिया में। ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र में होता है। आगे बात समझ में? टेम्परेचर 0 डिग्री या उससे माइनस में जाना चाहिए। दूसरा एक और पॉइंट आप लोग इसमें ध्यान में रखोगे, माउंटेन्स पे 4500 मीटर की जो लाइन होती है, हाइट पे लाइन, इसको स्नो लाइन माना गया, हिमरेखा माना गया। ठीक है, अब इस बात से आपको एक बात और समझ में आती है, पहले भी पढ़ा चुका हूं मैं आपको माउंटेन वाले चैप्टर में। भाई बात समझ में ये आती है मेरे दोस्त कि साउथ इंडिया, जैसे साउथ इंडिया की सबसे ऊंची चोटी कितनी ऊंची है? तो आपका सीधा सीधा आंसर होगा सर, साउथ इंडिया की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है क्या नाम है, अनायुमिडी, और उसकी जो हाइट है वो है 2695 मीटर, 2695 मीटर उसकी हाइट है। तो 2695 मीटर की हाइट के साथ में क्या वो विश्व क्या नाम है वहां पर स्नोफॉल देखने को मिलेगा? आंसर होगा बिल्कुल भी नहीं। वहां पर स्नोफॉल देखने को नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि हाइट कम है। पूरे के पूरे साउथ इंडिया में कहीं भी स्नोफॉल नहीं होता है। हमारे भारत में कुछ ही माउंटेनियस स्टेट ऐसे हैं जहां स्नोफॉल होता है, जैसे जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। इनफैक्ट पंजाब में भी नहीं है, और उत्तराखंड में भी, नॉर्थ उत्तराखंड वाला जो रीजन है वहां स्नोफॉल होता है, साउथ वाले रीजन में नहीं होता है। ओके, यहां तक पूरा क्लियर है? चलो, अब एक रेनफॉल और होती है जिसे कहा जाता है आर्टिफिशियल रेनफॉल, या फिर नाम दिया जाता है क्लाउड सीडिंग। आर्टिफिशियल रेनफॉल का मतलब क्या है? इसे हिंदी में कहा जाएगा मेघ जनन। क्या होगा सर इसमें?
इसमें होता क्या है, जैसे बादलों के अंदर नमी तो है, वाष्प तो है, लेकिन वो कंडेंसेशन स्टार्ट नहीं हो रहा है क्योंकि टेम्परेचर कम नहीं हो पा रहा है उसका। तो हेलीकॉप्टर से क्या किया जाता है, जो क्लाउड होते हैं क्लाउड पर स्प्रे करा दी जाती है, स्प्रे ऑफ सिल्वर आयोडाइड। सिल्वर आयोडाइड की स्प्रे करा दी जाती है किस पर, ऑन क्लाउड, बादलों पर स्प्रे करा दी जाती है। और जब सिल्वर आयोडाइड की बादलों के ऊपर स्प्रे कराई जाती है तो बादलों का टेम्परेचर डिक्रीज कर दिया जाता है जिससे कि कंडेंसेशन स्टार्ट हो सके। और जब कंडेंसेशन एक बार स्टार्ट हो जाता है ना तो फिर रेनफॉल स्टार्ट हो जाती है। इसका यूज किस में किया जा सकता है, पॉल्यूशन को कम करने में। आगे बात समझ में, कोई बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज होना है उससे पहले पता है क्या किया जाता है, जैसे ओलंपिक गेम्स होने, मान लो कि आज 1 अगस्त है, ठीक है, ओलंपिक गेम्स होने, तो ओलंपिक गेम्स होने से पहले 3 दिन पहले या 2 दिन पहले क्या किया जाएगा, आर्टिफिशियल रेनफॉल करा के बादलों को खाली कर दिया जाएगा। अब 4-5 दिन तक रेनफॉल होने की संभावना एकदम जीरो, बेहतर तरीके से आपका जो प्रोग्राम है वो कंडक्ट कराया जा सकता है। एक समस्या है इसमें, रेनफॉल आप शुरू तो करा सकते हैं लेकिन बंद नहीं कर सकते। तो कई बार ऐसा हुआ है कि रेनफॉल इतनी हुई है, सबसे पहले इनफैक्ट ये कि चाइना ने जब इस पे ट्रायल किया था तो चाइना में इतनी रेनफॉल हो गई थी कि वहां पे फ्लड आ गई थी, बाढ़ आ गई थी, ठीक है। और कुछ दिन पहले दुबई में भी ऐसी हालत हुई थी कि वहां पे भी बाढ़ आने के पीछे कारण था क्योंकि वहां पर बहुत बड़ी मात्रा में क्या हो गई थी, वहां पर बहुत बड़ी मात्रा में क्या नाम है, वर्षा हो गई थी, किसकी वजह से, आर्टिफिशियल रेनफॉल की वजह से, ठीक है। दोस्तों ये वाला चैप्टर जो है पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। अगर आपका कोई भी किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप जल्दी से कमेंट करो, मैं 5 मिनट आपको डाउट पूछने के लिए पूरा पूरा मौका दे रहा हूं, ठीक है। हाँ जी, बताओ, कोई डाउट। अच्छा, आपको पता है आज 1 अगस्त है, और 1 अगस्त के दिन क्या हुआ था, 2 चीजें बताता हूं मैं, उस पर फिर आप लोग चेक करना। आज जो 1 अगस्त है, आज के दिन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट यानी कि असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी। और सबसे बड़ी दुख की बात यह थी कि आज के दिन जो तिलक जी थे, बाल गंगाधर तिलक, उनका देहांत हो गया था। और ये ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने बिना बंदूक उठाए केवल एक कलम की ताकत से एक बड़ी क्रांतिकारियों को इन्होंने उनके अंदर की चेतना को जागृत किया था। आगे बात समझ में, 1 अगस्त 1923 नहीं बेटा, 1 अगस्त 1920 है। इसका वीडियो जो नया वाला चैनल है उस पर पड़ा हुआ है, पुराने वाले चैनल की जो कम्युनिटी पोस्ट होती है वहां पे भी मैं मेंशन कर दूंगा। 10 मिनट का वीडियो, एक बार आप चेक करना, मजा आ जाएगा। इनकी पूरी कहानी उसमें डॉक्यूमेंट्री पे बता रखी है मैंने, ठीक है। बाकी रसिया में अर्थक्वेक आया है 30 जुलाई को, उसको भी चेक कर लेना एक बार। रितेश यादव का कमेंट आ रहा है, क्लाउड बर्स्ट क्या होता है उसको एक्सप्लेन करें। जब बेटा एक ही जगह पर जरूरत से ज्यादा, जब एक ही जगह पर जरूरत से ज्यादा, या फिर ऐसे कह लेंगे कि एक ही समय में, मतलब एक लिमिटेड टाइम में, पर्टिकुलर रीजन में जब बहुत ज्यादा रेनफॉल हो जाती है तो इसी को बादल का फटना कहा जाता है। यानी क्लाउड बर्स्ट जो है वो हैवीएस्ट रेनफॉल कंडीशन को इंडिकेट करता है, बहुत भारी वर्षा को इंडिकेट करता है। आगे बात समझ में, इसी को क्लाउड बर्स्ट या फिर इसको कहा जाता है बादल का फटना। झंझावत क्या है, झंझावत का मतलब होता है, इसको थंडरिंग बोला जाता है हिंदी में। जब बड़े बड़े बादल आपस में टकराते हैं तो इनके अंदर होने वाले टकराव की वजह से आसमान में जो बिजली चमकती है उसी को थंडरिंग या फिर उसी को झंझावत कहा जाता है।
और सबसे ज्यादा पूरे विश्व में जो ये झंझावत होता है, ये होता है कहां पर? तो तब आपका आंसर होगा सबसे ज्यादा होता है ये उसमें भूटान में। मैंने लिखाया भी है, भूटान को कहा जाता है लैंड ऑफ थंडरबोल्ट। आज भी हो रहा है प्रोटेस्ट, जंतर मंतर पे हो रहा है यार आज। वहां पे तो होने नहीं देंगे, डीओपीटी पे। ठीक है, चलो फिर कल मुलाकात करें आप लोगों से। अरे हाँ, आज तो फ्राइडे है ना। हाँ, तो कल तो ऑफ रहेगा, मंडे को क्लास होगी अब आपकी। ठीक है। काराबुरान विंड ऐसी विंड है जो कि एक वार्म विंड है, और ये ब्लो करती है उस पे गोबी डेजर्ट के पास में, चीन और मंगोलिया वाले क्षेत्र में। 4 o'clock रेन क्या होता है? 4 o'clock रेन का मतलब है, जो हमने कॉन्वेक्शनल रेनफॉल पढ़ी है, वही प्रतिदिन भूमध्य रेखीय क्षेत्र में लगभग 4 बजे के आसपास होती है, तो उसी को 4 बजे होने वाली वर्षा भी कहा जाता है। कॉन्वेक्शनल रेनफॉल ही है वो। ठीक है, कॉन्वेक्शनल रेनफॉल ही है वो। ठीक है, ये वीडियो चेक कर लेना एक बार, आपके एग्जाम के लिए भी और स्वतंत्रता सेनानी को याद करने के लिए भी, क्योंकि आज तिलक जी की श्रद्धांजलि है। ओके, आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, और क्लास आप लोगों की, मतलब आज ये वाला चैप्टर जो पूरा हो चुका है। ठीक है, कोहरा वगैरह कैसे बनता है क्या है वो आपको बता देंगे।